Good morning, everyone. I am Rajesh Srivastava from JPS मोतिहारी। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद नया टॉपिक है रियो डे जनेरा। यह एक जगह है, ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ था, एक अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसका मुख्य कॉज था, विश्व में जितनी भी देश थे वे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय में ज़्यादा विस्तार से नहीं जानते थे। इसलिए इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डो जनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। The summit was convened for addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development at the global level। इस सम्मेलन में कहा गया कि विश्व स्तर पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है और सामाजिक और आर्थिक रूप से विश्व के हर देश को डेवलप करना है। The assembled leaders signed the Declaration of the Global Climate Change and the Biological Diversity। The Rio Conversation endorsed the Global Forest Principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। अर्थात 21st सेंचुरी में विश्व के हर देश को यह कहा गया कि हर देश जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तर्ज पे काम करेंगे। अब इसी में एजेंडा 21 का प्रस्ताव आया। यह एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन द एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCED which took place at the Rio de Janeiro, Brazil। It aims to achieving global sustainable development। इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा क्या था? सो आप देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities। One major objective of the Agenda 27 is that every local government should draw its own local agenda। इसमें कहा गया कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है अपने एजेंडा को जो है तय करेंगे। अब आगे हम लोग टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? अब हम लोग तो जान गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है? ए स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका सही रूप से हम लोग कैसे जो है इस्तेमाल करें। सबसे पहले है आइडेंटिफाई एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका लिस्ट तैयार करना, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। अब क्वालिटेटिव एस्टिमेशन क्या है? यूज टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। समझना कि यह रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माने कंट्री के किन किन क्षेत्रों में यह रिसोर्सेज उपलब्ध है। उसके बाद हमको क्या करना है? मेकिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका एक प्लान करना है जिसमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लगना चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को आप जान लीजिए, जो आदमी जिस काम को करने में दक्ष होता है वह उसका स्किल्ड कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप। उसमें क्या करना है? यूज टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स ऑफ इफेक्टिव। ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है जिसमें जो है हम लोग क्या करें? यूज टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स इफेक्टिवली। आगे है मैचिंग द प्लान्स, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद में नेशनल डेवलपमेंट प्लान, अटेम्प्ट टू मेजर द टू प्लान्स। आगे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को तो हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें एक महान व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता ने एक थॉट दिया है। क्या थॉट दिया है? सब देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स। गांधी जी ने कहा कि रिसोर्सेज हमारे धरती पर जितने हैं वह सबके लिए पर्याप्त है, लेकिन ग्रीडी के लिए जो है यह कम है। अब ग्रीडी मतलब समझते हैं लालची। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल
and the exploitative nature of modern technology are the root cause for the resources depletion. जितने भी greedy आदमी हैं, जो selfish आदमी हैं, वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा resources का exploitation करता है. He was against mass production and wanted to replacing it with the production by masses. आगे हम लोग देखते हैं land resources. The land resources can be divided into three categories based on their feature. पूरे लैंड रिसोर्सेज को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्लेन, दूसरा माउंटेन्स और तीसरा प्लेट्यू. यहाँ देखिए 43% जो है हमारा लैंड का वह प्लेन है, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, जिसमें इंडस्ट्री वगैरह होता है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. 30% माउंटेन्स है और 27% जो है प्लेट्यू है. अब देखिए प्लेन्स क्या करता है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. प्लेट्यूड क्या करता है, पोजेस रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स एंड द फॉरेस्ट. यहाँ से हम लोग जो है मिनरल्स प्राप्त करते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स प्राप्त करते हैं और फॉरेस्ट का जितना भी प्रोडक्ट होता है उसको प्राप्त करते हैं. आगे माउंटेन्स, सोर्सेज ऑफ perennial flow of the river provides facility for the tourism. यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर जा कर के लोग जो है अपनी मस्ती के लिए, अपने बचे हुए टाइम के लिए घूमने फिरने जाते हैं. आगे लैंड रिसोर्सेज. अब देखिए लैंड रिसोर्सेज जो है यहाँ लिखा हुआ है सपोर्ट्स वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ. लैंड रिसोर्सेज ही एक ऐसा रिसोर्सेज है जहाँ क्या क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, तो वेजिटेशन को, उसके बाद में एनिमल्स को, उसके बाद में ह्यूमन लाइफ को. बिना लैंड रिसोर्सेज का कोई भी यहाँ पर अच्छे ढंगों से नहीं रह सकता है. आगे चलते हैं लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. अब हम लोग लैंड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते कैसे हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए नॉन एग्रीकल्चरल, उसमें कौन सा है, बैरन एंड वेस्टलैंड, यूज एज द बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज. उसके बाद में दूसरा पार्ट जो है हमारा फॉरेस्ट है. अदर इस्तेमाल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. कुछ ऐसा जगह है जिसमें हम लोग परमानेंट जो है चारा के लिए, जिसमें मवेशी जा करके जो है चारा चरते हैं. लैंड अंडर द टी क्रॉप्स. कल्चरल वेस्टलैंड, जहाँ पर सामाजिक कामकाज होता है. आगे देखिए फ्लो लैंड, करेंट फ्लो फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर. वैसा लैंड जिसमें कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी साल में एक बार भी न होगा वो. अदर देन करेंट फ्लो. नेट स्वैन एरिया, ऐसा एरिया जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है होता है. एरिया शोन मोर देन वंस एंड द एग्रीकल्चरल एरिया, ऐसा जगह जहाँ पर साल में एक ही लैंड पर 2 से ज़्यादा बार जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किया जाता है, उसे हम नेट स्वैन एरिया के नाम से जानते हैं. जैसे नेट स्वैन एरिया इन नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं. आगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. भारत में जितने भी लैंड है उसका हम लोग कैसे कैसे लिया इस्तेमाल करते हैं, इसे देखिए. सबसे पहले आप लोग जान चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया का टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. अब इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 43.41% लैंड एरिया जो है नेट स्वैन है, इसी पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है. उसके बाद में 22.57, कहीं कहीं पर 21.05% भी दिया रहता है. वह बताता है कि यह एरिया जो है फॉरेस्ट ऑक्युपाई की हुई है. 6.29% जो है लैंड जो है वेस्टलैंड है, इसमें हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं. 7.92 ऑफ द लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, इसमें हम लोग कोई एग्रीकल्चरल पर्पस नहीं करते हैं. 3.45 ऑफ द लैंड इज पास्टरल लैंड. 1.10 ऑफ द लैंड इज ट्री क्रॉप्स, यहाँ पर ट्री क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया वगैरह वगैरह. 4.41% ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड वेस्ट. 3.28% ऑफ लैंड इज फ्लो अदर देन द करंट फ्लो और 7.03% ऑफ लैंड इज करंट फ्लो. आगे हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन के कौन कौन से कॉज हैं. लैंड डिग्रेडेशन देखिए, सबसे पहला सॉइल इरोजन.
मिट्टी का कटाव, वियरिंग अवे ऑफ द फील्ड टॉप सॉइल, किसी भी टॉप सॉइल को जब आप काटिएगा तो सॉइल इरोजन होता है। दूसरा देखिए डिफॉरेस्टेशन, जब हम लोग पेड़ की कटाई करते हैं उससे भी जो है हमारा लैंड डिग्रेड होता है। तीसरा देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं उससे भी जो है हमारा लैंड डिग्रेड होता है। चौथा लैंडस्लाइड, जो अक्सर जो है पहाड़ी इलाकों में होता है जिसके कारण भी जो है लैंड डिग्रेड होता है। और आगे जो है जो हमारे बिहार में खास करके आता है फ्लड्स, जिससे आप पूरी तरह परिचित हैं, इससे भी जो है हमारा लैंड डिग्रेड होता है। अब इस लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हम लोग जानेंगे। वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान टू यूज लैंड इफिशियंटली, द मेजर आर गिवन बिलो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। देखिएगा पूरी सरकार जो है मनरेगा के तहत सड़क के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रही है। दूसरा चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, वैसे फील्ड जिसमें जो है ग्रास तो है लेकिन उसे हमको बचाना है, उसमें ज़्यादा पशु न चरे, इसका भी ख्याल करना होगा। प्रॉपर इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। चौथा जो है काउंटर डिफॉरेस्टेशन का इस्तेमाल करना होगा। और पांचवा जो है लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट को जो है देखेंगे, इससे संबंधित जो है असाइनमेंट हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।